Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Sid Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss again general financial rules. It is related to the inventory management. Last six rules: Rule 218, 219, 220, 221, 222, and 223. It's a very important part. It is the last part of inventory management. In this part, I will discuss 26 MCQs with briefly explain each and every rule from rule 218 to rule 223. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. You can get very interesting questions, and those questions basically are coming in the examination. It is Fantabulous MCQ 12. राइट सो ये जो MCQ सेट चल रहा है रिलेटेड टू जनरल फाइनेंशियल रूल, इट इज MCQ नंबर 12. So again I request you, please subscribe my channel so that definitely you can get quality video in subsequent time. Follow my Facebook page, same Asit Government Rule Guru, and my WhatsApp number is there 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss inventory management rule 218 to rule 223 and 26 MCQs with brief explanation of each and every rule. Clear? So question number 1, you see, under GFR 218, surplus or obsolete goods with residual value above rupees 4 lakh should be disposed of through. सो जो GFR 218 वो बोल रहा है कि जो सरप्लस गुड्स है कि ऑब्सोलेट गुड्स है उसको डिस्पोज किया जाएगा. तो उसको डिस्पोज किया जाएगा फर्स्ट टू मेथड्स में, एक एडवर्टाइज टेंडर है, एक ऑक्शन है. सो यहां पर जो पूछा है, यदि जो रेसिडुअल वैल्यू है अबव रुपीज 4 लाख, जो गुड्स को हम डिस्पोज करना चाहते हैं, यदि उसका रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख है, ठीक है, तब उसको डिस्पोज किया जाएगा थ्रू एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन. दो ऑप्शन है हमारे पास. ओके, सो ग्रेटर देन 4 लाख हम जाएंगे एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ओके, अमाउंट को आपको याद रखना है, रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, under GFR 218, who decides the mode of disposal for goods with residual value less than rupees 4 lakh? यदि लेस देन रुपीज 4 लाख है तो हम तो अभी डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन में, यदि ग्रेटर देन 4 लाख है, जो भी गुड्स को डिस्पोज करना चाहते हैं, जो सरप्लस गुड्स है कि जो ऑब्सोलेट गुड्स है, यदि उसका रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख है, तब हम एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन में जाएंगे. यदि उसका वैल्यू लेस देन 4 लाख होगा तो हु डिसाइड्स द मोड ऑफ डिस्पोजल, क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? तो यहां पर 4 ऑप्शन है: ऑडिट डिपार्टमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टोर्स. लेस देन 4 लाख यदि होता है, जो गुड्स को हम डिस्पोज करना चाहते हैं उसका वैल्यू लेस देन 4 लाख है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा मोड ऑफ डिस्पोजल. आगे में हम एवरी रूल को मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, under GFR 218, why is it important to dispose of surplus goods of lower value promptly? Why is it important to dispose of surplus goods of lower value promptly? जो भी सरप्लस गुड्स है जिसका वैल्यू कम है, उसको क्यों प्रॉम्प्टली हम डिस्पोज करना चाहिए? ठीक है, वो तो सरप्लस है, सरप्लस गुड्स है कि ऑब्सोलेट गुड्स है, उसका वैल्यू लो है, उसको क्यों हम प्रॉम्प्टली वेरी हास्टेनली हम उसको डिस्पोज करेंगे? कारण क्या है? 4 options are there: to avoid accumulation and space blockage, to increase their residual value, to prevent purchase of new items, to meet audit deadlines. Actually option A is correct answer, क्योंकि जो surplus goods है जिसका वैल्यू लेस वैल्यू है उसको इमीडिएटली हम डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि स्पेस ब्लॉक, हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं, वो स्पेस ब्लॉक कर रहा है. और एक है हम इतना चीज को क्यों अक्यूमुलेट करके रखेंगे, तो टू अवॉइड अक्यूमुलेशन. और क्या होगा, उसका धीरे धीरे उसका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू कम होता जा रहा है. ओके, ड्रास्टिकली depreciation value of the surplus goods whose value is less actually
माने इट मीन्स इन हायर रेट एक्चुअली दीज गुड्स आर डेप्रिसिएटेड। तो तीन चीज है, एक है अक्यूमुलेशन प्रॉब्लम है, एक है हमारा स्पेस ब्लॉकेज हो रहा है, और उसका वैल्यू भी ज्यादा रेट में डेप्रिसिएट कर रहा है। तो हम इसको क्यों करेंगे, जितना जल्दी उसको डिस्पोज करना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर जीएफआर 218 एक्सपायर्ड मेडिसिन, फूड ग्रेन्स एंड एमुनिशन शुड बी। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, जो एक्सपायरी डेट इट मीन्स एक्सपायर हो चुका है जो मेडिसिन, फूड ग्रेन्स एंड एमुनिशन शुड बी auctioned at reduced rates, donated to NGOs, disposed of or destroyed immediately in a safe manner, stored for record purposes। ठीक है, ये जो आपको याद रखना है, इस तरीका का चीज में यदि मेडिसिन से एक्सपायर हो चुका है, फूड ग्रेन्स अति वो खराब हो चुका है, अमुनिशन जो है वो भी एक्सपायरी हो चुका है, तो उसको हम इमीडिएटली डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज और उसको सेफ मैनर में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर जीएफआर 218 गुड्स इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी कंसर्न्स लाइक करेंसी, दीज गुड्स करेंसी, स्टाम्प्स, रिसिप्ट बुक्स, ये सब सिक्योरिटी कंसर्न्स है, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। सपोज जो गुड जो भी इट मीन्स बेसिकली गुड्स है जो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। 4 options through normal public auction, by burning in open fields, in a manner ensuring compliance with official secrets and financial rules, by transferring them to other departments। एक्चुअली इसमें यदि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स रिलेटेड गुड्स है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इन ए मैनर ensuring compliance with official secrets and financial rules। जो ऑफिशियल सिक्रेट्स फाइनेंशियल रूल्स रिलेटेड जो कंप्लियंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसको डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे रूल 218 को ब्रीफली, आपको भी समझ में आ जाएगा, ये इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। सो वेरी ब्रीफली आई एम गोइंग टू डिस्कस रूल 218। रूल 218 ने मोड ऑफ डिस्पोजल्स, मोड ऑफ डिस्पोजल, ये रूल पोजीशन को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल पोजीशन के ऊपर भी आता है। तो फर्स्ट है दिया है अबव ₹4 लाख, यदि जो सरप्लस गुड्स है कि जो ऑब्सोलेट गुड्स है उसका रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख है, गुड्स विथ हाई रेसिडुअल वैल्यू अबव ₹4 लाख, तो उसको हम एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन में डिस्पोज करेंगे। ओके, 2 मेथड्स, आइदर एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन, मगर यहां पर अमाउंट को याद रखना है। यदि जो ऑब्सोलेट गुड्स जो बेसिकली जो सरप्लस गुड्स है, यदि उसका रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख है तब हम एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन में जाएंगे। अच्छा, यदि लेस देन 4 लाख है रेसिडुअल वैल्यू, तो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा मोड ऑफ डिस्पोजल। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कैसे हम उसको मोड ऑफ डिस्पोजल कैसे होगा। कीपिंग इन माइंड द नीड, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हम देखेंगे ना, हमारा स्टोरेज प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा स्पेस वेस्टेज हो रहा है, और उसका वैल्यू भी लॉस हो रहा है, वैल्यू धीरे धीरे बहुत ज्यादा रेट में डेप्रिसिएट कर रहा है। ये तीनों के वजह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, मोड ऑफ डिस्पोजल डिसाइड करेगा। लेस देन 4 लाख है, यदि ग्रेटर देन 4 लाख है इमीडिएटली एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन हम इनवाइट करके उसको डिस्पोज करेंगे। यदि लेस देन 4 लाख है रेसिडुअल वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मोड ऑफ डिस्पोजल को डिसाइड करेगा, मगर ये चीज को देखेगा कि जैसे ये सब गुड्स क्या है, ज्यादातर स्टोरेज को ऑक्युपाई करके रखा है, स्पेस ब्लॉक करके रखा है, उसका लॉस हाई रेट में डेप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सच गुड्स फॉर प्रॉपर प्लानिंग। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो गुड्स को थोड़ा प्रॉपर प्लानिंग में उसको लिस्ट आउट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाजार्डस और अनसेफ आइटम्स। जो हाजार्डस गुड्स है, जो अनसेफ आइटम्स है, जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन है, फूड ग्रेन्स है, कि एमुनिशन है, ये सब हाजार्डस और अनसेफ आइटम्स है। तो इसको दिया है इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड और डिस्पोज्ड ऑफ इमीडिएटली इन ए सेफ मैनर टू प्रिवेंट हेल्थ हाजार्ड्स, पॉल्यूशन और मिसयूज। तो इस तरीका का जो गुड्स है उसको इधर डिस्ट्रॉय करेंगे और उसको इमीडिएटली डिस्पोज करेंगे। ओके, जैसे हम हेल्थ हाजार्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं ना, उसका मिसयूज हो सकता है, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो सिक्योरिटी कंसर्न है, जो गुड सिक्योरिटी कंसर्न है, लाइक करेंसी, स्टाम्प्स, रिसिप्ट बुक्स,
कॉन्फिडेंशियल इक्विपमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब है, तो उसको जो ऑफिशियल सिक्रेसी है और जो फाइनेंशियल प्रोसीजर है, फाइनेंशियल प्रूडेंस है, उसके हिसाब से उसको हम डिस्पोज करेंगे। ठीक है, सो शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ और डिस्ट्रॉयड इन ए सिक्योर मैनर बट इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द रूल्स ऑन ए ऑफिशियल सिक्रेसी। और ये ऑफिस, इसको याद रखना है। ओके, यदि कोई सिक्योरिटी कंसर्न गुड्स है और हम उसको डिस्पोज करना चाहते हैं तो हम ऑफिशियल जो रूल्स है, ऑफिशियल सिक्रेसी एंड फाइनेंशियल प्रूडेंस को स्ट्रिक्टली हम कंप्लाई करके उसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है, क्लियर? ये रूल 218 था, मोड ऑफ डिस्पोजल के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद जीएफआर 219। जीएफआर 219 जो है, ये जो रूल 219 है एडवर्टाइज टेंडर के ऊपर है। ठीक है, एडवर्टाइज टेंडर के ऊपर है, क्योंकि आप देखा होगा यदि रेसिडुअल वैल्यूज ग्रेटर देन 4 लाख होता है, जो सरप्लस गुड्स है कि जो ऑब्सोलेट गुड्स है, यदि उसका रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख है तब हम एडवर्टाइज टेंडर और पब्लिक ऑक्शन, मगर 219 जो है वो एडवर्टाइज टेंडर के ऊपर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अंडर जीएफआर 219 व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर? तो जो यदि हम सरप्लस गुड्स की, ऑब्सोलेट गुड्स को डिस्पोज करना चाहते हैं थ्रू एडवर्टाइज टेंडर, क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है? 4 ऑप्शंस: मैक्सिमाइजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू ओनली, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन, क्विक डिस्पोजल एट एनी कॉस्ट, रिड्यूसिंग स्टोरेज एक्सपेंसेस ओनली। बेसिक प्रिंसिपल है जो एडवर्टाइज टेंडर में, मेन ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वेरी ट्रांसपेरेंटली एंड कॉम्पिटिटिवली, फेयरनेस एंड कोई डिस्क्रिशन को हम एलिमिनेट करके उसको डिस्पोज करेंगे थ्रू एडवर्टाइज्ड टेंडर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर जीएफआर 19 व्हाट शुड बी द बिडिंग डॉक्यूमेंट क्लियरली मेंशन? जो जीएफआर 19 में जैसे एडवर्टाइज टेंडर है, ठीक है, हम एडवर्टाइज टेंडर माध्यम से हम डिस्पोज करना चाहते हैं, तो बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली क्या मेंशन होना चाहिए? वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट शुड बी द बिडिंग डॉक्यूमेंट क्लियरली मेंशन? पास्ट परचेजर्स डिटेल्स, लोकेशन एंड कंडीशन ऑफ गुड्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, एप्लीकेबल टैक्सेस, पर्सनल अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन। ये 4 ऑप्शन है। एक्चुअली बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होगा ऑप्शन बी। मेन है लोकेशन, जहां पर जो बेसिकली गुड्स किस लोकेशन में है और गुड्स का कंडीशन क्या है, लोकेशन, कंडीशन, टर्म्स कंडीशंस क्या है और एप्लीकेबल टैक्सेस क्या है। जो उसके ऊपर सपोज हम उसको एडवर्टाइज टेंडर में उसको डिस्पोज करेंगे, उसके ऊपर डेफिनेटली टैक्स लगेगा, जीएसटी, तो क्या एप्लीकेबल टैक्सेस है। तो ये बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होगा, लोकेशन, गुड्स का कंडीशन और बेसिकली जो एडवर्टाइज टेंडर में डिस्पोज किया जाएगा उसका टर्म्स एंड कंडीशंस और एप्लीकेबल टैक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर जीएफआर 219 द नॉर्मल बिड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम बिडर्स फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर। यदि हम ऑब्सोलेट की सरप्लस गुड्स को डिस्पोज करना चाहते हैं एडवर्टाइज टेंडर में, तो नॉर्मल बिड सिक्योरिटी क्या होगा? 5% of reserve price, 10% of assessed or reserve price, 15% of final bid price, 20% of residual value, ये दिया है। तो बीड सिक्योरिटी आप याद रखिए ऑप्शन बी, 10% ऑफ असेस्ड और रिजर्व प्राइस। जो रिजर्व प्राइस रहेगा कि जो असेस्ड प्राइस रहेगा उसका 10% नॉर्मली बीड सिक्योरिटी रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, under GFR 219 if the highest bidder's price is not acceptable negotiation may be held with। सपोज हाईएस्ट बिडर्स प्राइस, सपोज हाईएस्ट बिडर्स जो हाईएस्ट बिडर जो प्राइस दिया था वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो नेगोशिएशन किसके साथ होगा? क्योंकि हाईएस्ट बिडर तो प्राइस दिया था ना, तो कोटेशन तो दिया था वो, तो उसमें 2 चीज होता है, एक टेक्निकल बिड और मॉनेटरी बिड। मॉनेटरी बिड में वो प्राइस मेंशन किया था और उसके हिसाब से हम उसको बिड रिवार्ड दे दिया गया हाईएस्ट बिडर। हाईएस्ट बिडर मींस क्या है? जिसका प्राइस ज्यादा था, मगर वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बोला इस प्राइस में मैं नहीं दे सकता। तो किसके साथ नेगोशिएशन होगा? आप याद रखिए, नेगोशिएशन उसी के साथ ही होगा और किसके साथ नहीं होगा? नेक्स्ट हायर बिडर के साथ नहीं होगा। ओके, जो हाईएस्ट बिडर था जिसका प्राइस ज्यादा था उसको तो बिड अवार्ड मिल गया, मगर अभी वो बोल रहा है कि मैं जो प्राइस दिया था
मेरा जो इट मीन्स मॉनेटरी बिड था, जो मैं प्राइस दिया था उसमें मैं अभी बेसिकली गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो उस केस में उसके साथ ही नेगोशिएशन होगा। ओके, तो ओनली द हाईएस्ट रेस्पर, उसी के साथ जिसका हाईएस्ट प्राइस था और जिसको बेसिकली बीड अवार्ड मिला, वो भी राजी नहीं है कि जो प्राइस में दिया था उसमें मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो उसी के साथ ही नेगोशिएट होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, under GFR 219, if the highest acceptable bidder cannot take the full quantity of goods, the remaining may be offered to, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स था, यदि उसको जो हाईएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर है उसको वो फुल क्वांटिटी को वो एक्सेप्ट नहीं किया, वही क्वेश्चन पूछा है। इफ द हाईएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर कैन नॉट टेक द फुल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, द रिमेनिंग में बी ऑफर टू, रिमेनिंग किसको ऑफर किया जाएगा? सपोज जैसे एक एग्जांपल है, जैसे 100 यूनिट्स था, ठीक है, और यहां पर जो हाईएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर था वो बोल रहा है कि मैं 80 यूनिट्स, ओके 80 यूनिट्स में ले जाऊंगा, ओके, जो हाईएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर था, और बाकी 20 यूनिट्स कौन लेगा? बाकी 20 यूनिट्स क्या किया जाएगा, जो नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर है उसको दिया जाएगा, मगर वो किसका प्राइस में? वही हाईएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर प्राइस में। जो हाईएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर जो प्राइस में ले रहा है, ओके, उसी प्राइस में नेक्स्ट हायर बिडर को दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल 100 यूनिट्स था, जो हाईएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर है वो मना कर रहा है कि मैं 100 यूनिट्स नहीं लूंगा, मैं 80 यूनिट्स लूंगा, तो बाकी कितना बच जाता है? 20 यूनिट्स। तो अभी 20 यूनिट्स हम नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर को देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर किस प्राइस में देंगे? जो हाईएस्ट एक्सेप्टेबल बिडर जिस प्राइस में 80 यूनिट्स लिया, उसी प्राइस में हम नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर को 20 यूनिट्स देंगे, ठीक है। तो यहां पर वही दिया है, देखिए ऑप्शंस, द नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर एट देयर कोटेड प्राइस, एनी इंटरेस्टेड पार्टी, द नेक्स्ट हायर बिडर्स एट द हाईएस्ट बिडर्स प्राइस, ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट हायर बिडर्स एट द हाईएस्ट बिडर्स प्राइस, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, अंडर GFR 219, व्हेन शुड द गुड्स बी रिलीज टू द सक्सेसफुल बिडर? कब गुड्स को रिलीज किया जाएगा? क्योंकि बीड सिक्योरिटी है 10%, जो असेस्ड और रिजर्व प्राइस का बीड सिक्योरिटी है, उसको एडजस्ट करने के बाद बाकी जो अमाउंट है पूरा देने के बाद ही गुड रिलीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, आफ्टर फुल पेमेंट। फुल पेमेंट मीन्स क्या है? जितना वैल्यू होगा तो 10% तो वो बीड सिक्योरिटी देगा, तो बीड सिक्योरिटी देने के बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा वो पेमेंट कर देगा, तो फुल अमाउंट पेमेंट हो जाएगा, तब उसका गुड्स को रिलीज किया जाएगा। आफ्टर फुल पेमेंट एडजस्टिंग बीड सिक्योरिटी इज रिसीव्ड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर GFR 219, व्हाट हैपेंस इफ द सिलेक्टेड बिडर रिफ्यूजेस टू लिफ्ट द गुड्स? इसमें क्या है, जो जिसको बीड अवार्ड मिला, जिस बिडर, सपोज बीड अवार्ड मिला, अभी बीड अवार्ड मिला, सपोज इसको ए को मिला बीड अवार्ड, मगर वो रिफ्यूज कर रहा है, बीड अवार्डिंग हो गया क्योंकि हाईएस्ट प्राइस बिडर यही था, उसका प्राइस हाईएस्ट था, उसको बीड अवार्ड मिला, मगर वो रिफ्यूज कर रहा है कि अभी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, तो रिफ्यूज कर रहा है। तो जब रिफ्यूज करेगा तब इसमें क्या होगा, उसका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट कर दिया जाएगा, वो जो बीड सिक्योरिटी दिया है उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, और बाकी जो गुड्स को रीसेल कर दिया जाएगा। यदि रीसेल में लॉस होता है गवर्नमेंट को, वो लॉस एक्चुअली बियर करेगा यही जिसको बीड अवार्ड मिला। गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है, रीसेल में कम प्राइस हो गया तो गवर्नमेंट को लॉस हुआ, तो यदि गवर्नमेंट को लॉस होता है रीसेल में, तब वो लॉस को कौन बियर करेगा? जिसको बीड अवार्ड मिला था। बीड अवार्ड किसको मिला था? ए को मिला था, वो रिफ्यूज किया, तो रिफ्यूज करने से उसका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट किया जाएगा, ये कंडीशन है, और बाकी गवर्नमेंट उसको रीसेल करेगा। रीसेल में गवर्नमेंट को लॉस होता है तो वो लॉस एक्चुअली बियर करेगा जिसको बीड अवार्ड मिला था, ओके, आफ्टर लीगल एडवाइस। आप समझ में आ गया? तो यही है। तो इस केस में यदि बीडर रिफ्यूज करता है तो बीड सिक्योरिटी फॉरफिटेड, उसका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट किया जाएगा, गुड्स को रीसोल्ड किया जाएगा एट हिज रिस्क एंड कॉस्ट। एट हिज रिस्क एंड कॉस्ट मींस, एट हिज रिस्क एंड कॉस्ट मींस वही जो जिसको बीड अवार्ड मिला था, यदि वो मना किया, यदि गवर्नमेंट रीसोल्ड करता है और कोई लॉस होता है, वही बियर करेगा जिसको बीड अवार्ड मिला था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अभी एडवर्टाइज टेंडर के ऊपर देखेंगे। रूल पोजीशन आप देख लीजिए।
रूल 219, ये डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर, राइट। एडवर्टाइज टेंडर में डिस्पोजल किया जाएगा। मैं बताया था यदि ग्रेटर देन 4 लाख है रेसिडुअल वैल्यू, जो सरप्लस ऑब्सोलेट गुड्स का रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख होगा, तब हम आइदर एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन में जाएंगे, ये बोला था। अब ये एडवर्टाइज टेंडर में चलेंगे। तो एडवर्टाइज टेंडर में रूल्स क्या है? दिस रूल लेज डाउन द प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर सेलिंग सरप्लस ऑब्सोलेट और अनसर्विसेबल गुड्स थ्रू एन एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम टू एंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, फर्स्ट चीज है अमाउंट को देखना है। यदि रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख हो रहा है सरप्लस ऑब्सोलेट अनसर्विसेबल गुड्स का, जो रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख है, एडवर्टाइज टेंडर में जाएंगे और ऑक्शन में जाएंगे। तो उसमें प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट वन, बीड डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा विथ ऑल डिटेल्स। फिर पब्लिसिटी किया जाएगा। फर्स्ट बीड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा, फिर बीड इनवाइट टेंडर्स विथ वाइड पब्लिसिटी, हम इनवाइट करेंगे टेंडर को विथ वाइड पब्लिसिटी। फिर हम कब बीड ओपन होगा और उसका लास्ट डेट क्या है मेंशन किया जाएगा, ओपन बीड्स ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, नेक्स्ट वन, एवेलुएट किया जाएगा, असेस किया जाएगा बीड्स को। फिर उसमें जो हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर है, हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर किसको बोलेंगे? जिसका प्राइस ज्यादा है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट वन, बीड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाएगा, फिर बीड इनवाइट किया जाएगा, फिर बीड ओपनिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, उसको मेंशन किया जाएगा। फिर बीड को इवैल्यूएट किया जाएगा, असेस किया जाएगा। फिर जो हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर है, जिसका प्राइस हाईएस्ट है, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है उससे सेल वैल्यू, जो वैल्यू है रेसिडुअल वैल्यू, उससे कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट सेल वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्टेड बिडर। सेल वैल्यू क्या है? जो बीड सिक्योरिटी है, बीड सिक्योरिटी को, बीड सिक्योरिटी कितना होता है? 10% है। इसमें 10% ऑफ रिजर्व प्राइस और रिजर्व वैल्यू और असेस वैल्यू, उसको देख के 10% बीड सिक्योरिटी लेंगे। तो बीड सिक्योरिटी के बाद बाकी जो अमाउंट होगा उसे हम कलेक्ट करेंगे। फिर जाकर रिलीज ऑर्डर होगा, इश्यू रिलीज ऑर्डर टू बिडर। फिर उसको गुड्स को हैंड ओवर किया जाएगा और जो अनसक्सेसफुल बिडर्स है उनको बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा लास्ट में। तो यही प्रोसीजर है। फर्स्ट वन, बीड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा, फिर बीड इनवाइट किया जाएगा, वाइड पब्लिसिटी होगा। बीड का ओपनिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, उसको क्लियरली उसका पब्लिसिटी किया जाएगा और सब बीड्स आ गया। फिर उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल बीड और जो मॉनेटरी बीड है। फिर हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर को सिलेक्ट किया जाएगा और उससे जो सेल वैल्यू है कलेक्ट किया जाएगा। पूरा फुल पेमेंट के बाद रिलीज ऑर्डर होगा, इशू होगा। फिर उसको गुड हैंड ओवर किया जाएगा। बाकी जो अनसक्सेसफुल बिडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा। यही है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को देखेंगे, प्रिकॉशंस को। इसमें क्या है? फर्स्ट वन, ये जो एडवर्टाइज टेंडर में यदि हम गुड्स को डिस्पोज करना चाहते हैं तब ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस, अवॉइडिंग डिस्क्रिशन, ये बेसिक रूल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। वेरी ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। वेरी ट्रांसपेरेंटली it means advertised tender should be invited and all the procedures should be followed strictly, properly, and competition should be there, and in fairly manner also bid award should be given, and कोई discretion नहीं होगा। ठीक है, next one, publicize sell widely, use clear and simple bidding documents with terms, conditions and applicable taxes। publicize widely किया जाएगा और bidding documents में simple language रहेगा, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा और क्या टैक्सेस लगेगा, एप्लीकेबल होगा, वो मेंशन होगा। उसके ऊपर एमसीक्यू था। लोकेशन होगा, कंडीशन ऑफ गुड्स क्या है, सो बिडर्स कैन इंस्पेक्ट देम। फर्स्ट लोकेशन मेंशन किया जाएगा, इसी लोकेशन में गुड्स है, गुड्स का कंडीशन क्या है, तो बिडर्स जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और यहां पर बीड सिक्योरिटी लिया जाएगा बिडर से, नॉर्मली 10% ऑफ रिजर्व प्राइस, जो रिजर्व प्राइस का 10% है, ओके, बीड सिक्योरिटी कलेक्ट किया जाएगा। फिर एक्सेप्ट द, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सेप्ट द हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बीड। ओके, जो हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बीड है, जो जिसका जो बिडर का प्राइस ज्यादा है, उसको ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इफ प्राइस इज टू लो, नेगोशिएट विथ द बिडर ओनली। ओके, यदि प्राइस कम होता है तब बिडर के साथ नेगोशिएट होगा। कभी कभी क्या है, बिडर्स बोलता है कि ये प्राइस में मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब उसी के साथ जो हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर है उसी के साथ ही नेगोशिएशन होगा। नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर को हम नहीं जाएंगे, उसी के साथ ही नेगोशिएट होगा। इफ स्टिल अनएक्सेप्टेबल, यदि वो फिर मना करता है जो हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर है, तो रीजनेबल और एक्सेप्टेबल प्राइस में भी काउंटर ऑफर टू नेक्स्ट हायर बिडर।
यदि उसके साथ जो हाईएस्ट रेस्पॉन्सिव बिडर है वो भी मना कर रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो उसके साथ ही नेगोशिएट किया जाएगा। अल्टीमेटली नेगोशिएशन फेल होता है तब एक रीजनेबल और एक्सेप्टेबल प्राइस में नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर को काउंटर ऑफर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट वन है, इफ द हाईएस्ट बिडर कैन नॉट टेक फुल क्वांटिटी। अभी मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, यदि हाईएस्ट बिडर बोल रहा है कि मैं फुल क्वांटिटी नहीं ले पाऊंगा, तो बाकी जो क्वांटिटी है वही हाईएस्ट बिडर प्राइस में नेक्स्ट हायर बिडर लेगा। ठीक है, वही जो हाईएस्ट बिडर था वो जिस प्राइस में गुड्स को एक्सेप्ट किया उसी प्राइस में वो रिमेनिंग गुड्स को नेक्स्ट हायर बिडर ने एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इफ द हाईएस्ट बिडर कैन नॉट टेक फुल क्वांटिटी, रिमेनिंग गुड्स में गो टू द नेक्स्ट बिडर्स एट द सेम प्राइस। प्राइस अलग नहीं होगा, जो हाईएस्ट बिडर जिस प्राइस में सम पोर्शन ऑफ द गुड्स को लिया तो रिमेनिंग पर्सन को वही प्राइस में नेक्स्ट हायर बिडर लेगा। फुल पेमेंट करने के बाद ही गुड्स रिलीज होगा, फुल पेमेंट के बाद ही गुड्स रिलीज होगा। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सक्सेसफुल बिडर फेल्स टू लिफ्ट गुड्स, यदि सक्सेसफुल बिडर बोल रहा है कि मैं गुड्स नहीं लूंगा, उसको बीड अवार्ड मिला, मैं अभी बताया था सपोज ए है, इसको बीड अवार्ड मिला मगर ये अभी मना कर रहा है, बोला मैं अभी गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो उसका बीड सिक्योरिटी को फोरफिट किया जाएगा और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, गुड्स को रीसेल करेगा। यदि रीसेल में लॉस होता है गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा। यदि रीसेल में लॉस होता है वो लॉस कौन बियर करेगा, जिसको बीड अवार्ड मिला था। ओके, आफ्टर लीगल एडवाइस यदि लॉस होता है वही दे दिया, देखिए इफ रीसेल फेचेस ए लोअर प्राइस और इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, देखिए ये सेंटेंस, इफ रीसेल फेचेस ए लोअर प्राइस और इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा कॉस्ट द डिफॉल्टर इज लायबल फॉर द लॉस आफ्टर लीगल एडवाइस। तो यदि बीड अवार्ड मिला, वो मना कर रहा है कि मैं गुड्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो अल्टीमेटली उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रीसेल करेगा। रीसेल में यदि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, लो प्राइस में सपोज बेचा, उसमें गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, वो सब बियर करेगा जिसको बीड अवार्ड मिला था आफ्टर लीगल एडवाइस। और लेट बीड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक बीड ओपनिंग डेट है और एक बीड क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट के बाद किसी भी बीड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कॉमन प्रोसीजर्स था, थोड़ा मैं अच्छे से क्लैरिफाई किया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। अंडर जीएफआर 220 ऑक्शन के ऊपर है, हु कैन कंडक्ट द ऑक्शन ऑफ सरप्लस गुड्स अंडर रूल 220। जो रूल 220 है वो ऑक्शन के ऊपर है। मैं बताया था ग्रेटर देन 4 लाख यदि रेसिडुअल वैल्यूज होता है, जो ऑब्सोलेट की सरप्लस और अनसर्विसेबल गुड्स का, आइदर 80, तो वो मैं बताया था आइदर एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन। तो एडवर्टाइज टेंडर तो हम डिस्कशन किया, तो अभी ऑक्शन के ऊपर आएंगे। तो यदि ऑक्शन सरप्लस गुड्स का ऑक्शन होगा तो हु कैन कंडक्ट द ऑक्शन, वही क्वेश्चन पूछा है। तो ओनली प्राइवेट ऑक्शनर्स, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डायरेक्टली और थ्रू अप्रूव्ड ऑक्शनर्स, ओनली फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओनली गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। एक्चुअली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिपार्टमेंट डायरेक्टली ऑक्शन कर सकता है और कोई अप्रूव्ड ऑक्शनर्स का हेल्प लेके ऑक्शन कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर जीएफआर 220 व्हाट शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग द ऑक्शन प्रोसेस। क्या है प्रोसेसिंग, क्या है बिफोर ऑक्शन प्रोसेस? एक्चुअली व्हाट शुड बी डन? इशू रिलीज ऑर्डर इन एडवांस, अनाउंस द गुड्स कंडीशन लोकेशन एंड टर्म्स ऑफ सेल अगेन फॉर बिडर्स, टेक फुल पेमेंट फ्रॉम ऑल बिडर्स, डिक्लेयर द हाईएस्ट पॉसिबल रिजर्व प्राइस पब्लिकली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑक्शन के पहले गुड्स का कंडीशन क्या है, कहाँ उसका लोकेशन क्या है, टर्म्स ऑफ सेल, टर्म्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल, ये सब अनाउंस किया जाएगा ऑक्शन के पहले अगेन। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर जीएफआर 20 व्हेन इज द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए बीड अनाउंस्ड इन ऑक्शन। ऑक्शन में कब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होगा, वही क्वेश्चन पूछा है। व्हेन इज द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ए बीड अनाउंस्ड इन ऑक्शन? आफ्टर फाइनेंस अप्रूवल, आफ्टर 24 hours, immediately on the stroke of the hammer, after written confirmation. एक्चुअली ऑप्शन सी, immediately on the stroke of the hammer। जब हैमर का स्ट्रोक होता है उसी में ही एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, उसी में ही अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर जीएफआर 220
व्हाट इज द मिनिमम अर्नेस्ट मनी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर एट ऑक्शन। ऑक्शन में जो सक्सेसफुल बिडर को ऑक्शन में मिला तो उससे कितना अर्नेस्ट मनी लिया जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा है। जिसको अल्टीमेटली ऑक्शन किया गया गुड्स को, तो उससे कितना अर्नेस्ट मनी लिया जाएगा। ये 25% ऑफ बिड वैल्यू, ये मिनिमम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्शन में 25% ऑफ द बिड वैल्यू, मगर एडवर्टाइज टेंडर में वो 10% ऑफ द रिजर्व प्राइस और असेस प्राइस ना। तो यहां पर जिसको ऑक्शन किया गया, जिस कंसर्न सक्सेसफुल बिडर को ऑक्शन किया गया, उससे अर्नेस्ट मनी 25% ऑफ बिड वैल्यू लिया जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, अंडर GFR 20 इन व्हाट फॉर्म कैन अर्नेस्ट मनी बी कलेक्टेड फ्रॉम द सक्सेसफुल बिडर एट ऑक्शन। जो अर्नेस्ट मनी लिया जाएगा जो सक्सेसफुल बिडर से, जो ऑक्शन में एक्चुअली जिसको अवार्ड मिला, ऑक्शन में जिसको अवार्ड मिला, उससे अर्नेस्ट मनी लिया जाएगा, किस फॉर्म में लिया जाएगा। 4 ऑप्शंस, कैश और डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, इन फेवर ऑफ द सेलिंग डिपार्टमेंट, पोस्ट डेटेड चेक ओनली, पर्सनल बॉन्ड ऑफ द बिडर, प्रोमिसरी नोट। एक्चुअली ऑप्शन ए, आइदर कैश में लेंगे, नहीं तो DSCR, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, इन फेवर ऑफ द, जो DSCR होगा वो फेवर ऑफ द सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस थ्रू से अर्नेस्ट मनी कलेक्ट किया जाएगा सक्सेसफुल बिडर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, अंडर GFR 220 द ऑक्शन टीम मस्ट इंक्लूड। ऑक्शन टीम में कौन होना चाहिए। द ऑक्शन टीम मस्ट इंक्लूड एन एक्सटर्नल ऑडिटर, an officer from the internal finance wing, an officer from central vigilance commission, a representative of bidders। आप याद रखिए, ऑक्शन टीम मस्ट इंक्लूड ऑप्शन बी, एन ऑफिसर फ्रॉम द इंटरनल फाइनेंस विंग से एक ऑफिसर रहेगा ऑक्शन टीम में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ऑक्शन में जाएंगे। जो रूल पोजीशन आप देख लीजिए, रूल पोजीशन रूल 220, ये है डिस्पोजल थ्रू ऑक्शन। तो अगेन जब रेसिडुअल वैल्यू, जो सरप्लस गुड्स, ऑब्सोलेट गुड्स और अनसर्विसेबल गुड्स, उसका रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख होता है, आइदर एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन। ये यहां पर ऑक्शन का बात आता है। यदि ऑक्शन को चूज किया गया तो ये मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट कैन कंडक्ट द ऑक्शन डायरेक्टली, वो खुद कर सकता है, और कोई अप्रूव्ड ऑक्शनर से उसका हेल्प ले सकता है। ये क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है। प्रिंसिपल्स क्या है ऑक्शन का, सेम प्रिंसिपल है एडवर्टाइज टेंडर में जैसे। जब ऑक्शन होता है ट्रांसपेरेंसी वही रहेगा, कंपटीशन रहेगा, फेयरनेस रहेगा, और कोई भी डिस्क्रिशन को हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, जैसे एडवर्टाइज टेंडर में था, ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन, वो रहेगा। तब देन एक्शन प्लान रहेगा, जे गुड्स का कंडीशन, डिटेल्स ऑफ गुड्स का कंडीशन क्या है, लोकेशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल शुड बी वाइडली पब्लिश्ड। पहले जब ऑक्शन हम इनवाइट करेंगे, ये सब पब्लिश होना चाहिए, क्लियरली अनाउंस होना चाहिए। ओके, देन ऑक्शनर क्या करेगा, जस्ट ऑक्शन के पहले, एट द टाइम ऑफ ऑक्शन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑक्शनर मस्ट अनाउंस कंडीशन, लोकेशन एंड सेल टर्म्स अगेन फॉर क्लैरिटी। पहले तो जब ऑक्शन इनवाइट किया गया था उस समय तो पब्लिसिटी हुआ था, मगर अभी जस्ट ऑक्शन के पहले, जिस दिन ऑक्शन होगा, ऑक्शन के पहले फिर अनाउंस किया जाएगा कि गुड्स का कंडीशन क्या है, उसका लोकेशन क्या है, टर्म्स ऑफ सेल क्या है, उसके ऊपर पूरा क्लैरिटी दिया जाएगा। ठीक है, जो भी बिडर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बिड एक्सेप्टेंस के ऊपर स्ट्रोक ऑफ द हैमर, द बिड इज आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, हैमर के द्वारा बिड को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि रिजेक्ट किया जा रहा है, वो एक्चुअली स्ट्रोक ऑफ द हैमर से अनाउंस होता है। और जिसको सपोज अल्टीमेटली मिला ऑक्शन में, जो सक्सेसफुल बिडर है, उसे अर्नेस्ट मनी लिया जाएगा। 25% ऑफ द बिड वैल्यू मस्ट बी कलेक्टेड ऑन द स्पॉट में, उसे 25, जिसको सक्सेसफुल बिडर है, जिसको अल्टीमेटली ऑक्शन में अवार्ड मिला, तो उसी से ऑन दी स्पॉट 25% एटलीस्ट दिया है। देखिए, एटलीस्ट 25% ऑफ बिड वैल्यू का अर्नेस्ट मनी लिया जाएगा। कैसे, आइदर कैश और DSCR। ओके, इन फेवर ऑफ द सेलिंग डिपार्टमेंट, जो DSCR होगा इन द फेवर ऑफ द सेलिंग डिपार्टमेंट। और रिमेनिंग बैलेंस मस्ट बी पेड बिफोर हैंडिंग ओवर द गुड्स। बिफोर गुड्स हैंडिंग करने से पहले ये बीड वैल्यू अर्नेस्ट मनी ले लिया जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट भी ले लिया जाएगा। इट मींस ये क्लियर हुआ, फुल पेमेंट के बाद ही गुड्स हैंड ओवर किया जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ऑक्शन टीम में, मैं बताया था ऑक्शन टीम में
एक इंटरनल फाइनेंशियल विंग का एक ऑफिसर रहेगा। ऑक्शन टीम मस्ट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफिसर फ्रॉम इंटरनल फाइनेंस विंग, वही दिया है। तो फॉर्म कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑक्शन टीम को फॉर्म करेगा, मगर उसमें मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन ऑफिसर फ्रॉम द इंटरनल फाइनेंस विंग टू इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक इंटरनल फाइनेंस विंग का एक ऑफिसर रहेगा, जैसे कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन जैसे रहेगा ऑक्शन में, ठीक है। तो ये चीज था। ओके, तो अभी 219 एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन कैसे हम डिस्पोज गुड करेंगे, रेसिडुअल वैल्यू ग्रेटर देन 4 लाख है, 2 मेथड्स को मैं क्लैरिफाई किया, उसका प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो उसको क्लियरली मैं मेंशन किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। व्हेन कैन ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डिस्पोज ऑफ गुड्स एट स्क्रैप वैल्यू। देखिए, स्क्रैप का बात आता है जब एडवर्टाइज टेंडर में फेल हो गया, कोई बिडर नहीं मिला, ऑक्शन में कोई बिडर नहीं मिला, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उसको स्क्रैप वैल्यू में बेचेंगे, यही तो है। तो वही दिया है, इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेयरिंग देम ऑब्सोलेट, ओनली इफ टेंडर एंड ऑक्शन अटेम्प्ट्स फेल, ओनली इफ अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, व्हेन ऑर्डर्ड बाय ऑडिट। मगर यहां पर ऑप्शन बी, जब दोनों एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन दोनों फेल हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली जो सरप्लस ऑब्सोलेट और अनसर्विसेबल गुड्स है उसको तो डिस्पोज किया जाएगा स्क्रैप वैल्यू में, स्क्रैप वैल्यू में, ठीक है। मगर जब एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन दोनों फेल हो जाएगा, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हुज अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर डिस्पोजल एट स्क्रैप वैल्यू। किसका अप्रूवल चाहिए स्क्रैप वैल्यू में सपोज डिस्पोज किया जाएगा गुड्स को, क्योंकि एडवर्टाइज टेंडर ऑक्शन दोनों फेल हुआ, तो स्क्रैप वैल्यू में डिस्पोज किया जाएगा, किसका अप्रूवल चाहिए। तो इसमें आप 4 ऑप्शंस गिवन, इंटरनल फाइनेंस विंग ओनली, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस डिवीजन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑडिट डिपार्टमेंट। यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस डिवीजन, दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ कंसल्ट किया जाएगा, ओके, विथ फिर फाइनेंस डिवीजन, ओके। तब जाकर जब एडवर्टाइज टेंडर ऑक्शन में एक्चुअली फेल, दोनों फेल हुआ, तब स्क्रैप वैल्यू में डिस्पोज किया जाएगा गुड्स को, मगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ कंसल्ट किया जाएगा, ऑल्सो फाइनेंस डिवीजन के साथ कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इफ गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड इवन एट स्क्रैप वैल्यू। एडवर्टाइज टेंडर फेल हो गया, ऑक्शन फेल हो गया, फिर हम स्क्रैप वैल्यू में आएंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करेंगे और फाइनेंस डिवीजन के साथ कंसल्ट करेंगे, फिर हम स्क्रैप वैल्यू में बेचेंगे, मगर स्क्रैप वैल्यू भी फेल हुआ, तो अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, स्टोर देम इंडेफिनाइटली, ट्रांसफर देम टू अनदर मिनिस्ट्री, अडॉप्ट एनी अदर मोड इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन इन एन इको फ्रेंडली मैनर, ऑक्शन देम अगेन कंपल्सरीली। नहीं, ऑप्शन सी, यदि स्क्रैप वैल्यू में भी बेच नहीं पाया डिपार्टमेंट, तो ऑटोमेटिकली उसको अदर मोड को चलेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे इको फ्रेंडली मैनर में, ऑटोमेटिकली वो गुड्स को हम डिस्ट्रॉय करेंगे इको फ्रेंडली मैनर में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी को हम देखेंगे, ये स्क्रैप वैल्यू मेथड है, रूल 221 रूल पोजीशन को देखिए, डिस्पोजल एट स्क्रैप वैल्यू और बाय अदर मोड्स। हम जो ऑब्सोलेट है, सरप्लस है, अनसर्विसेबल गुड्स है, हम फर्स्ट ट्राई किए कि उसको हम एडवर्टाइज टेंडर में डिस्पोज करेंगे और ऑक्शन में डिस्पोज करेंगे, वो नहीं हुआ, तब हम स्क्रैप वैल्यू में आएंगे, ठीक है। मगर स्क्रैप वैल्यू में जब उसको डिस्पोज करेंगे, तब हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करना चाहिए और साथ साथ फाइनेंस डिवीजन के साथ कंसल्ट करना चाहिए। भाई स्क्रैप वैल्यू में कैसे डिस्पोज किया जाएगा, ये दिया है, इफ गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बाय टेंडर और ऑक्शन, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में डिस्पोज ऑफ देम एट स्क्रैप वैल्यू। वही दिया है, कॉमन में बताया, बहुत रिपीटेडली बता चुका हूं। यदि एडवर्टाइज टेंडर और ऑक्शन में डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, तो उसको स्क्रैप वैल्यू में डिस्पोज किया जाएगा। तब अप्रूवल किसका लिया जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विथ फाइनेंस डिवीजन, ये भी बता चुका हूं। अच्छा, इफ गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड इवन एट स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू में भी डिपार्टमेंट ने बेच नहीं, इसको गुड्स को डिस्पोज नहीं कर पाया, तब वो क्या करेगा, तो उसमें डिस्ट्रक्शन को जाएगा। द डिपार्टमेंट में यूज एनी अदर मोड ऑफ डिस्पोजल इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन, उसको डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, मगर इको फ्रेंडली मैनर में, जैसे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हेल्थ हैजार्ड्स नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे। आफ्टर डिस्पोजल ऑफ गुड्स ए सेल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। तो 2 अकाउंट देखिए, आपको एक में बताया था, एक फॉर्म था GFR 10 था। आप देखिए मेरा फंटाबुलस MCQ 11 को देखिए, फॉर्म GFR 10 में
जो जो गुड्स को डिस्पोज किया जाएगा, जो सरप्लस अनसर्विसेबल ऑब्सोलेट गुड्स को डिस्पोज किया जाएगा, उसको मेंशन किया जाएगा फॉर्म जीएफआर 10 में। ठीक है, ये गुड्स को डिस्पोज किया जाएगा और उसका रेसिडुअल वैल्यू यही है कि उसका रिजर्व प्राइस बुक वैल्यू यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जीएफआर 10 में मेंशन किया जाएगा। और एक आ रहा है फॉर्म जीएफआर 11, जब बेच दिया जाएगा, सपोज डिस्पोज कर दिया गया आइदर एडवर्टाइज टेंडर में कि सपोज ऑक्शन में कि स्क्रैप वैल्यू में। ठीक है, यदि उसको डिस्पोज कर दिया जाता है तो उसका सेल वैल्यू अकाउंट मेंशन कहां पर होगा? जीएफआर 11 में। वही क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन बी। जो सेल अकाउंट मेंटेन होगा, सेल समझ रहे हो, एडवर्टाइज टेंडर में उसको डिस्पोज कर दिया गया, ऑक्शन में डिस्पोज कर दिया गया, स्क्रैप वैल्यू में डिस्पोज कर दिया गया, तो सेल वैल्यू वही है ना, तो सेल वैल्यू को मेंशन किया जाएगा फॉर्म जीएफआर 11 में। ठीक है, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीएफआर 10 है, जो जो गुड्स को हम डिस्पोज करेंगे वहां पर मेंशन होगा जीएफआर 10 में। और जब उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा, जो सेल वैल्यू मिला, जो सेल वैल्यू का अकाउंट हम मेंटेन करेंगे फॉर्म जीएफआर 11 में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रूल 222 को चलेंगे, सेल अकाउंट ऑफ डिस्पोज्ड गुड्स। ठीक है, तो आफ्टर डिस्पोजल ऑफ, तो रूल पोजीशन को याद कीजिए। बेसिकली रूल 222 है, सेल अकाउंट ऑफ डिस्पोज्ड गुड्स। रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सेल अकाउंट मेंशन होगा आफ्टर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस ऑब्सोलेट और अनसर्विसेबल गुड्स। अच्छा, कोई भी वेदर टेंडर, ऑक्शन, स्क्रैप वैल्यू और अदर मोड्स, ये सेल अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड। एक सेल अकाउंट प्रिपेयर होगा। जैसे हम पहले जो फॉर्म जीएफआर 10 में मेंशन किए हैं कि ये गुड्स को हम डिस्पोज करेंगे, पूरा लिस्ट रहेगा और उसका रेसिडुअल वैल्यू रहेगा। और वैसे सेल चाहे टेंडर में, ऑक्शन में, स्क्रैप वैल्यू में और एनी अदर मोड में यदि उसको डिस्पोज किया जाता है, एक सेल अकाउंट मेंटेन होगा। तो सेल अकाउंट मेंटेन होगा फॉर्म जीएफआर 11। Okay, the sale account should be in form GFR 11. So it must be signed by the officer who supervised the sale or auction, ensuring accountability and authenticity. जो बेसिकली ऑफिसर उसको सुपरवाइज कर रहा है, उसका साइन रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ड्यू टू री एवेल्युएशन, स्टॉक टेकिंग और अदर कॉजेस शुड बी। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सपोज रीएवैल्यूएशन में सपोज प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, कि स्टॉक टेकिंग की अदर कॉजेस शुड बी। 4 ऑप्शंस, इग्नोर्ड इफ स्मॉल, डेली रिकॉर्डेड एंड एडजस्टेड वेयर नेसेसरी, रिकॉर्डेड ओनली एट ईयर एंड, रिपोर्टेड वर्बली टू द ऑफिसर। यहां पर जो ऑप्शन बी है, यदि रीएवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉसेस होता है कि स्टॉक टेकिंग और अदर कॉजेस होता है, उसको डेली रिकॉर्ड किया जाएगा और जहां पर नेसेसरी है एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इवन इफ नो फॉर्मल करेक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट्स इज इन्वॉल्व, कोई फॉर्मल गवर्नमेंट अकाउंट में कोई फॉर्मल करेक्शन नहीं होगा, तो लॉसेस यदि हो जाता है, कोई गवर्नमेंट अकाउंट में फॉर्मल करेक्शन नहीं होगा, यदि लॉसेस होता है तब क्या किया जाएगा? तो लॉसेस होता है तो फॉर्मल सैंक्शन चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फॉर्मल सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। लॉसेस रिक्वायर फॉर्मल सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी आगे में जो रूल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, द पावर्स टू राइट ऑफ लॉसेस आर अवेलेबल। जो यदि लॉस होता है, कुछ ऐसे नेग्लिजिबल लॉस होता है, उसको राइट ऑफ किया जाता है, तो राइट ऑफ किस हिसाब से होगा? पावर जो क्या है, ओके, व्हाट आर द पावर्स टू राइट ऑफ द लॉसेस? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, जनरल फाइनेंशियल रूल्स ओनली, मिनिस्ट्रीज इंटरनल सर्कुलर्स, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी डायरेक्टिव्स। तो वो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में क्लियरली मेंशन है कि किसके पास पावर है वो लॉसेस को राइट ऑफ कर सकता है और कितना अमाउंट तक लॉसेस को राइट ऑफ किया जाएगा, वो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में मेंशन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां देखिए रूल 223(1) में पावर्स टू राइट ऑफ लॉसेस, ये रूल पोजीशन को याद रखिए। ओके, recording of profits and losses, any profits or losses arising from re-evaluation, tax stocking और other causes must be daily recorded। यदि re-evaluation में कोई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉसेस हो रहा है और स्टॉक टेकिंग, स्टॉक में कुछ चेंजेस है, कोई एनी अदर कॉज है, उसको डेली रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और नेसेसरी एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन अकाउंट्स टू रिफ्लेक्ट द ट्रू पोजीशन। उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट किया जाएगा
अकाउंट्स में, तो उसका ट्रू पोजीशन एक रिफ्लेक्ट होगा। फॉर्मल सैंक्शन फॉर लॉसेस, यदि राइट ऑफ जो लॉसेस है, यदि लॉसेस को हम राइट ऑफ करेंगे तो उसमें फाइनेंशियल डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में क्लियरली मेंशन है कि हु इज द अथॉरिटी टू राइट ऑफ द लॉसेस एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ लॉसेस एक्चुअली शुड बी रिटन ऑफ by the authority and who got power according to the delegation of financial power rules। तो ये है, तो फॉर्मल सेक्शन फॉर लॉसेस, इफ नो फॉर्मल करेक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट्स इज नीडेड, लॉसेस रिक्वायर फॉर्मल अप्रूवल। तो लॉसेस होता है तो एक फॉर्मल अप्रूवल होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स उनके पास होना चाहिए है। और इसमें मैं वही बताया, लॉसेस होता है तो कौन सा अथॉरिटी के पास पावर है वो लॉस को राइट ऑफ कर सकता है और कितना अमाउंट। तो उसमें याद रखिए फर्स्ट रीएवैल्यूएशन किया जाएगा, यदि प्रॉफिट लॉस है रीएवैल्यूएशन किया जाएगा और उसको डेली रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा और नेसेसरी एडजस्टमेंट होगा तो अकाउंट्स में किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमको अकाउंट्स का ट्रू पोजीशन मिलेगा। यदि लॉस होता है तब तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बेसिकली फॉर्मल अप्रूवल लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास पावर है, वो इतना अमाउंट को राइट अप कर सकता है, इतना अमाउंट का लॉस को वो राइट अप कर सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं बोला था 26 एमसीक्यूज। लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन शुड बी, कुछ कभी कभी क्या है डेप्रिसिएशन के वजह से लॉसेस होता है, तो इग्नोर इफ माइनर, एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर स्पेसिफिक हेड्स, एडजस्टेड ओनली एट ईयर एंड, ट्रांसफर्ड टू अनदर डिपार्टमेंट। डेप्रिसिएशन के वजह से लॉस होता है। ओके, डेप्रिसिएशन मींस क्या है, रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस होता है वही है डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन बी, एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर स्पेसिफिक हेड्स, यदि डेप्रिसिएशन के वजह से, ठीक है, कोई जो लॉस होता है, लॉसेस होता है, जो असेट्स का लॉसेस होता है, तो उसको एनालाइज किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा अंडर स्पेसिफिक हेड्स। उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आप देखिए रूल 23(2), ये लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, जो लॉस होता है वो डेप्रिसिएशन के वजह से वही है। तो पर्पज लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन ऑफ गुड्स मस्ट बी केयरफुली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड टू अंडरस्टैंड देयर कॉज एंड प्रिवेंट रिकरेंस। जो असेट्स है, तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट्स, ओके, ड्यू टू वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। आप समझ रहे कि नहीं, तो इसी के वजह से, तो अभी देखेंगे, तो जब डेप्रिसिएशन के वजह से असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे आगे में उसका जो डेप्रिसिएशन को कैसे कम किया जाएगा, डेप्रिसिएशन को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि जो असेट्स वैल्यूएबल असेट्स है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा दर से गिर रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, देखिए कैटेगरीज को। फर्स्ट वन, नॉर्मल फ्लक्चुएशन, कभी कभी मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, तब वो क्या है ना, असेट का वैल्यू कम होता है, तो लॉस ड्यू टू अनअवॉइडेबल चेंजेस इन मार्केट रेट्स, कभी कभी मार्केट रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से असेट का वैल्यू कम होता है, असेट का वैल्यू डिप्रिसिएट होता है, ये एक हेड है। नॉर्मल वियर एंड टियर, जैसे रेगुलर यूसेज होगा तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू कम होगा, असेट का वैल्यू कम होगा। कोई मशीन को हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कम होगा ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। ओके, और नेक्स्ट वन, ये एक हेड है, सेकेंड हेड ये है, ये हेड को याद रखिए, ये हेड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लैक ऑफ फोरसाइट इन रेगुलेटिंग परचेजेस, लॉस अराइजिंग फ्रॉम पुअर प्लानिंग। पुअर प्लानिंग क्या है, हमारा ओवरस्टॉक हो गया, अनसुइटेबल आइटम्स को में हम परचेज किया, अनसुइटेबल जो एक्चुअली डिपार्टमेंट को वो सुइटेबल नहीं था, वो उस तरीके का आइटम्स को हम परचेज कर लिया, ओवरस्टॉक हो गया, इसके वजह से ये पुअर प्लानिंग के वजह से लॉस हो रहा है, तो ये भी एक अकाउंट है। ठीक है, और ये नेग्लिजेंस आफ्टर, आप परचेज के बाद जो भी वैल्यूएबल एसेट है उसका प्रॉपर केयर लेना चाहिए, उसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। ठीक है, मगर परचेज के बाद हम उसको छोड़ दिए, उसको हम प्रॉपरली हैंडल नहीं किए, तो नेग्लिजेंस के वजह से उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो ये भी एक हेड अकाउंट है। तो लॉस कॉज बाय केयरलेस हैंडलिंग और स्टोरेज आफ्टर एक्वायरिंग द गुड्स, कभी कभी हमारा हैंडलिंग पुअर हैंडलिंग है, और कभी कभी स्टोरेज, कभी कभी सपोज जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसको डस्ट नहीं लगेगा, डस्ट लगेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत धीरे धीरे उसका मैंने क्या होगा, खराब होगा और वैल्यू कम होगा। तो वैसे ही एक स्टोर का एक रूल्स रेगुलेशंस होता है, हम कैसे प्रॉपरली इन प्रॉपर मैनर हाउ कैन वी स्टोर द गुड्स, हाउ कैन वी accumulate the goods, okay, so that very drastically their values cannot be reduced। तो ये सब डिफरेंट हेड्स है,
तो लॉसेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, एक नॉर्मल फ्लक्चुएट ऑफ मार्केट प्राइस, और एक है नॉर्मल वियर एंड टियर, और एक है लैक ऑफ फोरसाइट इन रेगुलेटिंग परचेजेस, पुअर प्लानिंग, ओके, और एक है नेग्लिजेंस आफ्टर परचेज। तो ये चारों जो अकाउंट है उसको रिमेंबर करना है। यदि असेट्स का लॉसेस होता है किस वजह से हुआ उसको एनालाइज किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाएगा कि आगे में जैसे उसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रेट में नहीं गिरेगा। ठीक है, और लास्ट रूल है आज का, क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट था रूल 207 टू रूल 223, ये लास्ट है। रूल 223 सबसेक्शन 3, लॉसेस नॉट ड्यू टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के वजह से लॉस नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स है। क्या क्या है हम देखेंगे। लॉसेस ड्यू टू थेफ्ट और फ्रॉड, थेफ्ट के वजह से लॉस हो रहा है, फ्रॉड के वजह से लॉस हो रहा है। लॉसेस कॉज्ड बाय डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल एक्ट्स, और लॉसेस ड्यू टू नेग्लेक्ट, लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम केयरलेसनेस और पुअर हैंडलिंग। ठीक है, ये भी एक लॉस है, हम पुअर हैंडलिंग किया कि उसको केयरफुली उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड लॉसेस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस और ओवर परचेज, लॉसेस व्हेन गुड्स बिकम आउटडेटेड हो गया और मोर देन रिक्वायर्ड एज परचेज्ड। ऑब्सोलिसेंस मींस आउटडेटेड, तो लॉसेस हो सकता है आउटडेटेड के वजह से, और कभी कभी हम जितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट से हम ज्यादा परचेज कर लिए, तो उसके वजह से भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होता है। लॉसेस ड्यू टू डैमेज, डैमेज के वजह से लॉस हो रहा है। फिजिकल डैमेज टू गुड्स फ्रॉम हैंडलिंग, फिजिकल डैमेज टू गुड्स फ्रॉम हैंडलिंग, स्टोरेज और एक्सीडेंट्स। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लॉसेस है, ये फोर्स मेजर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, फोर्स मेजर, लॉसेस ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, जैसे फायर है, फ्लड है, एनिमी एक्शन है, इसके वजह से हमारा लॉस हो रहा है। तो ये अदर देन डेप्रिसिएशन, चाहे डैमेज हो, चाहे नेग्लिजेंस हो, चाहे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, फोर्स मेजर लाइक फायर, फ्लड, ये है। और एक एंटिसिपेटेड लॉसेस, क्योंकि गुड आउटडेटेड हो गया और हम ज्यादा परचेज कर लिया। ठीक है, तो ये सब अदर देन डेप्रिसिएशन। तो आज मेरा ये जो फंटाबुलस एमसीक्यू जो 12 था, ये एक्चुअली इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए लास्ट था। इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे पूरा कवर किया, जीएफआर रूल 207 टू 223। सो प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। फिर मैं जीएफआर जो फंटाबुलस एमसीक्यू 13 लाऊंगा और जीएफआर का अदर रूल को भी मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।